नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सिख प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सिख समुदाय के कल्याण कार्यों की विभिन्न पहलों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल, उनकी पार्टी का भाजपा में विलय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। कहा, दोनों देश बहुआयामी सहयोग के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध। भारत और सऊदी अरब ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, एलएनजी और रणनीतिक तेल भंडारण में सहयोग की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, सरकार स्वच्छता के अनूठे समाधान खोजने वाले स्टार्टअप्स को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज रात विंडसर कासल में। भारत ने ब्रिटेन के लिसेस्टर में भारतीय समुदाय के प्रति हिंसा की निंदा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल मोहाली में। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर आज एक सिख प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सिख प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री को पगड़ी बांधी तथा सरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अरदास की। प्रतिनिधि मंडल ने सिख समुदाय के सम्मान और कल्याण के लिए श्री मोदी द्वारा की गई विभिन्न पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करने, करतारपुर सिंह साहिब गलियारे को फिर से खोलने, गुरुद्वारों में लंगर पर GST हटाने और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत पहुंचाना सुनिश्चित करने सहित प्रधानमंत्री के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख किया। सिख प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बाला साहिब जी से लाया गया प्रसाद भी दिया। इस गुरुद्वारे ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अखंड पाठ का आयोजन किया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय हो गया है। अमरिंदर सिंह के साथ लोकसभा के पूर्व सांसद अमरीक सिंह अलीवाल, पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अजायब सिंह भट्टी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने से पंजाब में पार्टी का आधार मजबूत होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमेशा पार्टी से ऊपर राष्ट्र को मानते रहे। राष्ट्र की कीमत पर किसी प्रकार का समझौता नहीं, ऐसा उनका व्यक्तित्व हमेशा से रहा है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और गौरव भी है कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का उनकी अध्यक्षता में संपूर्ण पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी के विलय का फैसला पंजाब के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। We should think what we do for the country and for ourselves. And if we want to do that, now it is time to go to a party that is looking after the interests of the country, and that is the BJP. And I am grateful to the Prime Minister and the Home Minister and the party president who have found the time and interest in seeing us join the party. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। श्री राजनाथ सिंह मिस्र की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र परस्पर विश्वास को मजबूत बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। दोनों देश बहुआयामी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने काहिरा में मिस्र के वायुसेना संग्रहालय का दौरा किया। उनका मिस्र के रक्षा और रक्षा उत्पाद मंत्री जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का भी कार्यक्रम है। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे, सैन्य संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए नई संभावनाओं का पता लगाएंगे और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच ने भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को दुनिया के समक्ष रखने का मौका दिया है। अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने से पहले डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये मंच सभी हितधारकों को एकजुट करेगा और स्वच्छ ऊर्जा की चिंताओं से जुड़े मुद्दों को हल करने में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। जो ग्लोबल एक्शन फोरम की पहली बैठक है, जहां पर के दुनिया के 30 देश भाग लेने वाले हैं, उनके सरकारी प्रतिनिधि, 30 मंत्री, उनके प्रतिनिधि मंडल, उसके अतिरिक्त विज्ञान और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, अनेकों सीईओ, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसका उद्योग और इंडस्ट्री से भी संबंध है, जिसका विज्ञान से भी संबंध है और जिसका कुल मिलाकर के मानवता से संबंध है। और ये कॉन्फ्रेंस पिट्सबर्ग यूएसए में होने वाली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क यात्रा के पहले चरण में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्च स्तरीय सत्र के दौरान भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेने के लिए कल रात न्यूयॉर्क पहुंचे। सत्र का विषय है अनूठा महत्वपूर्ण क्षण, सामूहिक चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान। वे बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार हासिल करने पर L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। संशोधित बहुपक्षवाद के प्रति भारत की सशक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप विदेश मंत्री भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी की G4 मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई और छोटे द्वीप समूहों के विकासशील देश L69 में शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर ध्यान देते हैं। एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे। ये आयोजन भारत की विकास यात्रा और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में इसके योगदान को प्रदर्शित करेगा। विदेश मंत्री क्वाड, IBSA, ब्रिक्स और अन्य बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। उनकी G20 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। वे 24 सितंबर को 77 में उच्च स्तरीय सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि सरकार स्वच्छता के अनूठे समाधान खोजने वाले स्टार्टअप को सभी आवश्यक सहायता देगी। स्वच्छता स्टार्टअप प्रतियोगिता के तहत चुने गए स्टार्टअप्स के साथ बातचीत में श्री पुरी ने कहा कि ठोस, तरल और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन क्षेत्र स्टार्टअप के लिए नवाचार के बड़े अवसर प्रदान करता है। मंत्रालय कल नई दिल्ली में 30 स्टार्टअप्स को सम्मानित करेगा। अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इस साल जनवरी में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज पहल की गई थी। समाधान विकसित करने वाले शीर्ष 10 स्टार्टअप्स को विजेता घोषित किया जाएगा। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज वाराणसी और बोगीबील के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज पर्यटन सेवा अगले वर्ष के प्रारंभ में शुरू किए जाने की घोषणा की। ये नदी पर्यटन सेवा गंगा, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र से होते हुए 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। श्री सोनोवाल ने आज असम में डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबील क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर यह घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी का उपयोग करके असम में अंतर्देशीय जल परिवहन की विशाल क्षमता का दोहन करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र अंतर्देशीय नौवहन, नदी क्रूज पर्यटन और ब्रह्मपुत्र नदी में उपयुक्त टर्मिनलों के निर्माण को बढ़ावा देने की संभावनाओं की पहचान कर रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में खाद्य और कृषि के लिए वनस्पति आनुवांशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासकीय निकाय के 9वें सत्र में श्री तोमर ने कहा कि इस संधि का मुख्य उद्देश्य
फसल विविधीकरण में किसानों और स्थानीय समुदाय को मान्यता देना है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों के योगदान का भी उल्लेख किया। कोविड महामारी ने हमें काफी कुछ सबक सिखाए। भोजन की उपलब्धता और पहुंच स्थिरता सर्वोपरि है। भारत नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि घट रही है, पानी की उपलब्धता भी कम होती जा रही है और इसके कारण जलवायु परिवर्तन, जैविक और अजैविक दबाव से उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमें भरपूर फसल उत्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जलवायु के अनुकूल फसल की किस्मों को विकसित करने पर जोर दिया। इस संधि को सभी फसल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और विनिमय का समर्थन करना चाहिए। मैं आपसे कम उपयोग की जाने वाली संबंधित फसलों के साथ ही समय रहते संरक्षण और उपयोग पर जोर देने का आग्रह करता हूं। जलवायु अनुरूप पोषण सुरक्षा के लिए हमारा संघर्ष आपके निर्णय और कार्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों से पता चला है कि 2013-14 के बाद से सरकार वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा पर खर्च में 167% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य बीमा खर्च 4,757 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर वर्ष 2018-19 में 12,680 करोड़ रुपए हो गया। रक्तदान अमृत महोत्सव के तीसरे दिन आज 1,30,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 दिन के देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत की थी। ई रक्त कोष पोर्टल पर अब तक पंजीकृत 2,57,000 से अधिक रक्तदाताओं के साथ इस अभियान के लिए 6,000 से अधिक शिविरों का पंजीकरण किया जा चुका है। श्री मांडविया ने कहा कि एक दिन में 87,137 लोगों ने रक्तदान कर पहले ही दिन नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। न्यू इंडिया समाचार नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सिख प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सिख समुदाय के कल्याण कार्यों की विभिन्न पहलों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल, उनकी पार्टी का भाजपा में विलय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की। कहा, दोनों देश बहुआयामी सहयोग के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध। भारत और सऊदी अरब ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, LNG और रणनीतिक तेल भंडारण में सहयोग की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, सरकार स्वच्छता के अनूठे समाधान खोजने वाले स्टार्टअप को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज रात विंडसर कासल में। भारत ने ब्रिटेन के लिसेस्टर में भारतीय समुदाय के प्रति हिंसा की निंदा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल मोहाली में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंतिम यात्रा वेस्टमिंस्टर एबी से विंडसर कासल के लिए जारी है।
किंग चार्ल्स, उनके पुत्र विलियम तथा हैरी और शाही परिवार के अन्य सदस्य इस यात्रा में शामिल हैं। इससे पहले महारानी की अंतिम यात्रा वेस्टमिंस्टर एबी भवन ले जाई गई, जहां उनका विवाह हुआ था और ताजपोशी हुई थी। अंतिम यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित विश्व भर से नेता और सम्राट उपस्थित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल गई, जहां महारानी का पार्थिव शरीर रखा गया था। श्रीमती मुर्मू ने दिवंगत आत्मा को भारत की जनता और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन की महारानी और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में 8 सितंबर को निधन हो गया था। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने लिसेस्टर शहर में भारतीय समुदाय के प्रति हिंसा और हिंदू धर्म के परिसरों तथा प्रतीकों को तोड़े जाने की निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने इस मामले को ब्रिटेन के अधिकारियों के समक्ष उठाया है और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उच्चायोग ने अधिकारियों से प्रभावित लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है। ब्रिटेन के लिसेस्टर शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच झड़पों के कारण सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई है। पूर्वी लिसेस्टर में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई और मंदिर के बाहर लगे एक भगवा ध्वज को अज्ञात लोगों ने हटा दिया। शहर के पूर्वी हिस्से में 28 अगस्त से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज मैच हुआ था। ये मैच भारत ने जीता था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हो गई है। श्री गोयल भारत सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान द्वारा फरवरी 2019 में भारत में $100 बिलियन के निवेश के बारे में की गई घोषणा को साकार करने के प्रयासों को व्यवस्थित किया गया। इसमें कृषि और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और आईटी और उद्योग तथा बुनियादी ढांचे के अंतर्गत तकनीकी टीमों द्वारा चिन्हित किए गए सहयोग से 41 क्षेत्रों को समर्थन दिया गया। भारत और सऊदी अरब ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, एलएनजी और रणनीतिक तेल भंडारण में सहयोग पर पुष्टि की। श्री गोयल ने सऊदी अरब के प्रमुख व्यवसायियों तथा सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। ईरान में हिजाब नियमों का उल्लंघन करने के कारण पुलिस द्वारा कथित तौर पर पीटे जाने से एक 22 वर्षीय लड़की की मौत को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों ने बड़े पैमाने पर नाराजगी जताई, जिसके बाद कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारी तेहरान विश्वविद्यालय के पास जमा हो गए और उन्होंने नारी जीवन स्वतंत्रता जैसे नारे लगाए। कई महिलाओं को विरोध में अपने हिजाब हटाते देखा गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने महिलाओं के ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करने और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का आदेश दे रखा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज की कड़ी में हम आपके लिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास यात्रा की कहानी लाए हैं।
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य शामिल हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 3.78% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 5,483 किलोमीटर सहित देश के क्षेत्रफल का 7.98% इस क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में सुधार और क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को समग्र रूप से विकसित करने के लिए कई पहल की गई हैं। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही। जिरीबाम, तुपुल, इम्फाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इम्फाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे 1 का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। 2 क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में अंतराल को भरने के लिए दिसंबर 2017 में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना शुरू की गई थी। एक जल आपूर्ति, बिजली, आवागमन की सुविधा, संपर्क और विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित भौतिक बुनियादी ढांचा है। दूसरी शिक्षा और स्वास्थ्य की सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य उत्तर पूर्व को पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान देशों से जोड़ना है। विभिन्न रेल, सड़क और हवाई संपर्क परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। 2021 में पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों की संख्या 6 से बढ़कर 15 हो गई। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक राष्ट्रीय परियोजना है जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक चलती है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में म्यांमार के माध्यम से मणिपुर को थाईलैंड से जोड़ने वाला त्रिपक्षीय राजमार्ग, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शामिल है, जिसमें पूर्वी भारत में बंदरगाहों से म्यांमार तक कार्गो शिपिंग के लिए एक समुद्री मार्ग भी शामिल है। उत्तर पूर्व एशिया से भारत के लिए एक भूमि मार्ग भी इस परियोजना का हिस्सा है। टोईरियल हाइड्रो पावर परियोजना राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम में सफलतापूर्वक चालू होने वाली केंद्रीय क्षेत्र की पहली बड़ी परियोजना है। इम्फाल, मोरेह और जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन एक रेलवे नेटवर्क पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप से जोड़ेगी। ये परियोजनाएं इन देशों के साथ भारत के आर्थिक और सामरिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि बड़ी पीठ के न्यायाधीशों द्वारा बहुमत के आधार पर दिया गया फैसला ही मान्य होगा। न्यायालय का मानना है कि 5 जजों की पीठ के सर्वसम्मति से सुनाए गए फैसले के मुकाबले में 7 न्यायाधीशों की पीठ का 4-3 के बहुमत से दिया गया फैसला मान्य होगा। शीर्ष न्यायालय की संविधान पीठ ने त्रिमूर्ति फ्रेगनेंसेज प्राइवेट लिमिटेड मामले में ये फैसला सुनाया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हुई घटना की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने 3 सदस्यीय विशेष महिला जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरप्रीत कौर देव करेंगी। पुलिस ने कल हिमाचल प्रदेश के एक छात्र और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों से केवल प्रामाणिक चैनलों की खबरों पर भरोसा करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फैलाई जा रही अफवाहों से दूर रहने की अपील की। असम सरकार सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ हर संभव प्रयास कर रही है।
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम के साथ इस मुद्दे पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मामले में कई बैठकें की हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि असम और मेघालय ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का मुद्दा सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों राज्य विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। दोनों के बीच 885 किलोमीटर लंबी सीमा है। असम और अरुणाचल प्रदेश ने इन मुद्दों को सुलझाने के लिए 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है। समिति के सदस्यों ने विवादित क्षेत्रों का दौरा किया है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 804 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं। असम और मिजोरम ने सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों राज्यों के बीच कई वार्ताएं भी हो चुकी हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए आज इम्फाल में एक वेब पोर्टल सीएम द हैसी का शुभारंभ किया। लोग cmthehesi.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित लोक शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ इस पोर्टल के जरिए जनता की शिकायतों का एक निर्धारित समय में निवारण करेगा। उत्तराखंड में देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान के पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों के लिए तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और प्रबंधन पर 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य तटीय जैव विविधता और इसके प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की समझ विकसित करना है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी केवल भ्रष्ट लोगों को ही विधायक बनाती है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 300 अंक बढ़कर 59,141 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 91 अंक की वृद्धि से 17,622 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹3 कमजोर होकर ₹79.77 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना ₹220 सस्ता होकर ₹49,200 प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी ₹90 टूटकर ₹56,625 प्रति किलो पर थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $89.20 प्रति बैरल के आसपास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि ये पदक जीतना दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि विनेश इस मंच पर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला हैं और बजरंग ने अपना 4था पदक जीता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल शाम 7 बजे मोहाली में खेला जाएगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 23 सितंबर को नागपुर में और तीसरा मैच 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। लद्दाख के करगिल में आज 2000 से ज्यादा धावकों ने करगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में हिस्सा लिया। करगिल पर्वतीय परिषद और लद्दाख पुलिस ने सरहद पुणे के साथ मिलकर इसका आयोजन किया था। कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन एकता का एक प्रतीक है और एक एनुअल इवेंट के रूप में आयोजित किया जाता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख पुलिस को मेरी शुभकामनाएं, जिन्होंने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैराथन में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी ने इसकी सफलता में बड़ा योगदान दिया है, जिससे राष्ट्रीय एकता का एक अच्छा संदेश फैला है। मैं कारगिल मैराथन के पार्टिसिपेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स को मैराथन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सिख समुदाय के कल्याण कार्यों की विभिन्न पहलों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल, उनकी पार्टी का भाजपा में विलय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की। कहा, दोनों देश बहुआयामी सहयोग के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध। भारत और सऊदी अरब ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, एलएनजी और रणनीतिक तेल भंडारण में सहयोग की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, सरकार स्वच्छता के अनूठे समाधान खोजने वाले
स्टार्टअप को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज रात विंडसर कासल में। भारत ने ब्रिटेन के लिसेस्टर में भारतीय समुदाय के प्रति हिंसा की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल मोहाली में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।